विद्यार्थीगण, जय श्री कृष्ण। अब आज हम पाठ 6 सामाजिक विज्ञान का पाठ 6 1945 के बाद का विश्व का आज दूसरा लेक्चर में देखेंगे कि सैन्य गुटों में बटा विश्व। जिस तरह से कि हम अपने पिछले लेक्चर में देखे थे कि अमेरिका और रूस दो महासत्ताओं के बीच बट गया था, तो उन्हीं अब गुटों में जो है देखें दो महासत्ताओं का जो है अब दो अलग अलग दल बन गया है। तो जिसके बारे में हम जानेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और विश्व के देश एक या दूसरे सत्ता गुटों के साथ जुड़ने से दो दिशा में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और गतिमान बन गई। यानी कि अमेरिका और रूस इन दोनों के साथ अब विश्व के तमाम देश जुड़ते चले गए। दोनों सत्ता गुटों के बीच अविश्वास का वातावरण निर्मित हुआ। दोनों ही देश द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ लड़े थे और जीते थे। इसके बावजूद अब जो है दोनों के बीच का विश्वास अब कम होने लगा और अविश्वास छाने लगा। इसमें कई सैन्य गुट निर्मित हुए। सोवियत संघ और साम्यवाद से बचने के लिए अमेरिका की प्रेरणा से उत्तर अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित देशों का नाटो नामक एक संगठन, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अप्रैल 1949 में बना। ध्यान रखेंगे कि ये नाटो संगठन का पूरा नाम क्या है और ये कब बना। तो ये अप्रैल 1949 में बना। दक्षिण और पूर्व एशिया के देशों की रक्षा के लिए अन्य सैन्य गुट की रचना की गई। यह गुट सीटो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, जिसका कि ईस्वी सन 1945 में निर्माण हुआ। इसके रूप में यह जाना जाता है। तो अभी देखें आगे, इस सैनिक संगठन के विरुद्ध रूस ने वार्सा संधि के नाम से सैनिक संगठन की रचना की। देखें कि रूस ने इस सैनिक संगठन के विरुद्ध कौन सी संगठन की रचना की, तो वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे इस संगठन में के अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवेकिया, पूर्व जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और रूस सदस्य थे। हमें ध्यान रखना है कि इस संगठन के सदस्य कौन कौन से देश थे। मध्य पूर्व के देशों में इंग्लैंड की प्रेरणा से सेंटो यानी सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बगदाद समझौता के रूप में जानते हैं, इस नाम का एक गुट निर्मित हुआ। परंतु इराक में क्रांति होने से वह गुट से अलग हो गया। बाद में इस गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया। ध्यान में रखेंगे कि जब यह गुट जो है वो क्रांति के कारण जो है अलग हो गया, तो इसके बाद इसका नेतृत्व किसने संभाला? अमेरिका ने संभाला। इसके बाद हम देखेंगे शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, परमाणु शस्त्रों का सृजन और उनका उपयोग। तो अब हम समझते हैं पहले कि यह शस्त्रीकरण है क्या। तो शस्त्रीकरण यानी कि अनेकों मारक अस्त्रों का निर्माण करना। तो अब जो है विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, दो महासत्ताओं में विभाजित हो गया। तो अब तमाम देश अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तत्पर हो गए और इन सभी ने अनेकों मारक अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया। निशस्त्रीकरण जब देखा गया कि इन मारक अस्त्रों का उपयोग से बहुत ज्यादा तबाही होती है, इसलिए उन शस्त्रों का उपयोग न करने के ऊपर भी विचार किया जाने लगा एवं परमाणु शस्त्रों का सृजन और उनका उपयोग। परमाणु शस्त्र जो कि एक ही बार में काफी एक बड़े विशाल क्षेत्र को तबाह कर सकते हैं, ऐसे शस्त्रों का सृजन होने लगा और उनका उपयोग भी किया जाने लगा। तो बताया जा रहा है शीत युद्ध के दौरान समग्र विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए दोनों महासत्ताओं के बीच उग्र स्पर्धा हुई और शस्त्र स्पर्धा तथा शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने की होड़ लग गई। अब सारे ही देश जो है ज्यादा से ज्यादा शस्त्रों का उत्पादन करने के लिए अब जुट गए थे। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंककर अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की 1945 में। आपको यह ध्यान रखना है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब फेंका? 1945 को।
इसके बाद 4 वर्ष में सोवियत यूनियन यानी रूस ने परमाणु परीक्षण करके अपनी सर्वोपरिता सिद्ध कर दी। ध्यान रखेंगे 4 वर्ष में, यानी कि 1945 से 4 वर्ष यानी 1949 में सोवियत यूनियन यानी रूस ने परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद देखें, अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले क्यूबा की अमेरिका ने ईस्वी सन 1962 से 62 में घेराबंदी घोषित कर दी। ध्यान रखेंगे, क्यूबा की अमेरिका ने कब घेराबंदी घोषित की? तो 1961 से 1962 में। अमेरिका के आक्रमण के भय से क्यूबा की रक्षा करने के लिए सोवियत यूनियन ने परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित मिसाइल वाले जहाज कैरेबियन सागर में भेजा। जब क्यूबा को संकट में देखा तो अमेरिका के खिलाफ जो है सोवियत यूनियन ने परमाणु शस्त्रों वाला एक जहाज जो है वो कैरेबियन सागर में भेज दिया। आप लोगों को ध्यान में रखना है, दोनों महासत्ताओं ने एक दूसरे को परमाणु शक्ति का उपयोग करने की धमकी दी। अंत में अमेरिका और सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार हॉटलाइन पर बातचीत हुई, जिससे सोवियत यूनियन ने अपना जहाज वापस करने का विचार करके वापस ले लिया और दोनों के बीच युद्ध होने से बच गया। दोनों के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत का परिणाम आया कि अब युद्ध नहीं हो सका। इस घटना को क्यूबा संकट के रूप में जानते हैं। आपको ध्यान रखना है, सवाल ऐसे भी आते हैं, क्यूबा संकट को समझाइए या क्यूबा संकट अर्थात क्या, तो आपको इसके बारे में समझाना होगा। होता है कि इससे दोनों सत्ताओं के बीच परस्पर संवाद का आदान प्रदान शुरू हुआ। दोनों महासत्ताओं के बीच गलतफहमी दूर होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्र का उपयोग न करके मानव कल्याण का कार्य किया। इस कारण क्यूबा की समस्या को शीत युद्ध के अंत की शुरुआत मानी जाती है। अभी सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि क्यूबा की समस्या को शीत युद्ध के अंत की शुरुआत मानी जाती है, कैसे इसे समझाइए, तो आपको इस पैराग्राफ के अनुसार समझाना होगा। इसमें देखें, अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन परमाणु शस्त्रों का निशस्त्रीकरण और परमाणु शक्ति का परीक्षण तथा उत्पादन और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने पर अब सहमत हो गए, क्योंकि अब पूरे विश्व को यह पता चल चुका था कि परमाणु शस्त्र कितना घातक है, कितना नुकसान कर सकता है। इसलिए अब दोनों इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो गए। इसे परमाणु परीक्षण निषेध संधि के रूप में जाना जाता है। इस संधि पर फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किया और परमाणु परीक्षण करना जारी रखा। साथ ही चीन ने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया और 1964 में परमाणु परीक्षण किया। ध्यान रखेंगे, चीन ने कब परमाणु परीक्षण किया? 1964 में। यह संधि एक दूसरे देश पर परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाती थी, फिर भी विश्व के 5 राष्ट्र अब अणुशस्त्र रखने वाले राष्ट्र बन चुके थे। कौन कौन से 5 राष्ट्र थे? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ध्यान में रखेंगे, चीन के अतिरिक्त 4 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति के स्थायी वीटो सत्ताधारी सदस्य थे। तो आज हम अपना पाठ को यहीं तक समाप्त करते हैं, बाकी को हम अगले पाठ में देखेंगे। धन्यवाद।